हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है। और आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से वहां पर अपने आप एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है। और अपने आप उस प्रोड्यूस्ड हुए, जनरेट हुए, क्रिएट हुए, डेवलप हुए मैग्नेटिक फील्ड को हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जिस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो कंडक्टर दो टाइप का होता है, या तो एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है या फिर वो सर्कुलर लूप यानी कि कॉइल के फॉर्म में होता है। स्ट्रेट कंडक्टर तो आपको समझ में आया होगा, हो सकता है कॉइल या सर्कुलर लूप में कंफ्यूजन हो, तो वो यहां आप देख लीजिए, आपने इस तरह का स्प्रिंग जैसा बना हुआ एक कॉइल, एक कंडक्टर आपने हीटर में देखा होगा, हीटिंग एलिमेंट में देखा होगा, जो आपके पेन में भी स्प्रिंग लगा हो तो उसी स्प्रिंग की तरह लपेटा हुआ कंडक्टर है। इसी को हम लोग सर्कुलर लूप या फिर कॉइल बोलते हैं। तो या तो हमारा कंडक्टर इस टाइप का होगा या फिर कंडक्टर बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अगर इसी को खींच दे, ये तो टूट रहा है, खींच देते, अगर बढ़िया रहता तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता। यानी कि कंडक्टर या तो स्ट्रेट हो सकता है या फिर सर्कुलर लूप के फॉर्म में, कॉइल के फॉर्म में हो सकता है। अब कंडक्टर चाहे स्ट्रेट हो या सर्कुलर लूप हो, उसमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रूल है, जिसे हम लोग राइट हैंड थंब रूल के नाम से जानते हैं या फिर मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि एक स्ट्रेट कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो उस स्ट्रेट कंडक्टर में भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस वाले इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उसको हम इसी राइट हैंड थंब रूल या फिर मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल से पता करेंगे। कैसे? मान लीजिए यह एक स्ट्रेट कंडक्टर है और हमने यह भी मान लिया कि इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में किया है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमें मालूम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट खुद हमने ही सप्लाई किया है, तो हमें तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन मालूम है कि नीचे से ऊपर की तरफ है। अब ये रूल कहता है कि इमेजिन कीजिए कि आपने इस करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से होल्ड किया है ताकि आपका थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन में ही हमारा थंब पॉइंट आउट कर रहा है। तो हमारी ये जो कर्लिंग फिंगर्स है, ये इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो की वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगे। थंब किसकी तरफ होगा? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन की तरफ। तो हमारी ये कर्लिंग फिंगर्स बताएंगे कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे आप देख सकते हैं, यहां पर हमने एज्यूम किया इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे होल्ड किया, हमारा अंगूठा ऊपर की तरफ है, थंब ऊपर की तरफ है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से आ रहा है? ये देखिए, कर्लिंग फिंगर्स इस डायरेक्शन में है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड होगा, उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, तो हम इसको ऐसे होल्ड करेंगे। होल्ड नहीं करना मतलब इमेजिन करना है कि हमने उस स्ट्रेट कंडक्टर को इस तरीके से होल्ड किया है कि ताकि हमारा जो थंब है वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो हमारी ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगे। तो कर्लिंग फिंगर्स इस बार ऐसे हैं, है ना। इसका अर्थ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन ऐसे है, क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए अब
अगर इसी को हमें इस रूल से अगर एक्सप्लेन करना होता, यानी कि मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल से, तो ये मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल कहता है कि मान लीजिए ये एक स्क्रू हमारे हाथ में है, स्क्रू, तो हम उस स्क्रू को कहीं पर लगा रहे हैं, पेचकस महसूस ऐसे करेंगे, लगाएंगे, तो हम उस स्क्रू को इस तरीके से कस रहे हैं, टाइट कर रहे हैं या लगा रहे हैं, कहीं पे फिक्स कर रहे हैं, ताकि स्क्रू फॉरवर्ड हो, आगे बढ़े इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है उसी डायरेक्शन में हमारा स्क्रू बढ़ेगा, आगे फिक्स होगा। तो उसको आगे फिक्स करने के लिए हम जिस डायरेक्शन में स्क्रू को नचा रहे हैं वही वाली डायरेक्शन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होंगी। क्लियर है? अब देखिए, अगर वो जो कंडक्टर है वो सर्कुलर लूप है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, वो एक सर्कुलर लूप है, एक कॉइल है, तब वहां पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम कैसे मेजर करेंगे? सेम रूल को फॉलो करेंगे, बट रूल अब इस बार ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए हमारे पास कॉइल का एक छोटा सा ये हिस्सा है और इस सर्कुलर लूप में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, तो हम इमेजिन करेंगे कि इस करंट करिंग सर्कुलर लूप को हमने अपने राइट हैंड में इस तरह से होल्ड किया है ताकि हमारी जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो करती है, तो हमारा जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। इमेजिन किया कि अभी हमारे पास से जो हाथ में जो एक कॉइल है, सर्कुलर लूप है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ऐसे। तो हमने इसको इस तरह से पकड़ा ताकि हमारे कर्लिंग फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, हमारा थंब किधर पॉइंट आउट किया? ऊपर की तरफ, यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बॉटम टू टॉप यानी कि अपर डायरेक्शन में होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यानी कि इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल डेवलप होगा, ऐसे। ठीक है, मानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो हम इसको ऐसे होल्ड करते, तो फिर हमारा थंब किस डायरेक्शन में हो जाता है जी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, यानी कि अगर करंट का फ्लो क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, टॉप टू बॉटम की तरफ होगा, यानी कि नॉर्थ पोल इधर नीचे की तरफ होगा और साउथ पोल ऊपर की तरफ होगा, अगर वहां पर एक मैग्नेट क्रिएट होता है तब। ओके, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई। अगर उसी चीज को मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल के बारे में से की मदद से अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम ये कहेंगे कि मान लीजिए कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम स्क्रू को क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। अगर ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है क्लॉकवाइज, तो हम इसको क्लॉकवाइज ही ऐसे रोटेट कर रहे हैं। अब ऐसे रोटेट करने के बाद देखेंगे ये जो स्क्रू है ये इस तरफ बढ़ रहा है कि इस तरफ बढ़ रहा है। ये जिस तरफ स्क्रू फॉरवर्ड हो रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यानी कि क्लॉकवाइज अगर इसको रोटेट करने से ये स्क्रू आगे की तरफ बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो ये स्क्रू बाहर की तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है, यानी कि इसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। क्लियर है? दोनों सेम रूल है बट एक्सप्लेन करने का दोनों का वे अलग है। ओके, अब हम बात करते हैं, ये आपको बात समझ में आ गई, तो जो कंडक्टर है चाहे स्टेट कंडक्टर है या फिर सर्कुलर लूप है उसमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो किस बात पर डिपेंड करता है, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ करंट करेंग कंडक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? एक फैक्टर है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उस पर डिपेंड करेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इट मींस अगर कंडक्टर के थ्रू हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी हाई होगा।
और अगर लो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा कंडक्टर से तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका स्ट्रेंथ भी लो होगा। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, यानी कि अगर हम यहां पर कंडक्टर है, इस कंडक्टर के जितने क्लोज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे वो उतना ही हाई होगा, और जितना अधिक डिस्टेंस पर मेजर करेंगे उतना ही लो होगा। यानी कि द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। यानी कि जिस पॉइंट पर हमको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करना, वो पॉइंट कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पर है, उस डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। और आसान भाषा में हम बात करें तो जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करना, वो पॉइंट इस स्टेट करंट करेंट कंडक्टर के जितना क्लोज होगा वो उतना ही हाई स्ट्रेंथ वाला होगा, और इंड्यूस्ड वो पॉइंट जितना ही इस कंडक्टर से दूर होगा उस दूर वाले पॉइंट पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही लो होगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा, डिस्टेंस घटेगा तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये जो दोनों फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर पर भी लागू होता है और सर्कुलर लूप यानी कि कॉइल पर भी लागू होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, वो है नंबर ऑफ टर्न्स। ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर लूप यानी कि कॉइल पर लागू होता है। यानी कि हमारे पास जो सर्कुलर लूप है, जो कॉइल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, यानी कि इस कंडक्टर को कितनी बार ऐसे स्प्रिंग की तरह लपेटा गया है, कितने टर्न्स हैं, उस पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर लूप और कॉइल। सर्कुलर लूप या कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। यानी कि इस कंडक्टर में नंबर ऑफ टर्न्स जितना अधिक होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा। नंबर ऑफ टर्न्स जितना कम होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। तो मैं समझता हूं कि आज जो कुछ भी मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोलेनॉइड के बारे में।